नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी का रोड शो। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। रोड शो की आज हमारी गाड़ी पर सवार होंगे ओम प्रकाश राजभर जी। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस वक्त उनकी भूमिका बहुत अहम है। क्या माहौल चल रहा है, कैसे उनकी तैयारियां चल रही हैं, समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन 2022 में क्या गुल खिलाने वाला है, इन तमाम मसलों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। इसी गाड़ी पर वो हमारे साथ सवार होंगे और उसके बाद हम लखनऊ में भ्रमण करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके मन में उठ रहे तमाम सवाल हम उनके सामने रखें और उसका जवाब उनसे ले पाएं। राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के नेताजी रोड शो में। थैंक यू। चलिए हमारी गाड़ी में सवार हो जाइए और चलते हैं फिर। तो राजभर जी, आप न्यूज 18 की हमारी गाड़ी में सवार हो गए हैं और हम अभी से लेकर और शुरुआत तक चलेंगे, जब आप बीजेपी के साथ आए थे और बीजेपी से अलग हुए। सारे सवाल आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप बताइए कि क्या माहौल है, कैसी तैयारियां चल रही चुनाव की? देखिए, माहौल उत्तर प्रदेश में बदलाव का है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हिस्सा लूटने से प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। मन बना चुकी है और लड़ाई में कोई है नहीं। कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। बसपा को जनता नोटिस में नहीं ली है। जनता ये मान चुकी है कि अखिलेश यादव जी का गठबंधन जो है, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, कृष्णा पटेल, अनिल चौहान, रामसागर बिन, प्रेमचंद प्रजापति, ये जो गठबंधन है, यही गठबंधन हमारे सामने है और इस गठबंधन को सब लोग मजबूती से वोट देने के लिए बड़ी संख्या में लोग तैयार हो गए हैं। गठबंधन की सीटें फाइनल हो गई हैं, कितनी मिल रही हैं? गठबंधन की सीटें सबकी फाइनल हो गई हैं। और हम लोग लगभग 403 सीटों पर प्रत्याशी सब तय हो गए हैं। आपके हिस्से में कितनी सीटें आई? हमारे हिस्से में देखिए 18 सीटें हैं। 18 सीटें? 18 सीटें, 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन। अच्छा। और हमने भी प्रत्याशी तय कर दिया है। सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और घोषणा 5 सीटों की हो गई है। शेष कर देंगे 2-4 दिन। इन 5 में एक सीट आपकी भी है और एक आपके बेटे अरविंद राजभर की भी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का है, आपके संडीला। दूसरा हमारे राष्ट्रीय महासचिव महिला मंच का है, ललिता पासवान का है। और एक राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष है मनोज राजवंशी, मिश्रिक सीतापुर में, उसका है। तो ये बताइए कि 2017 में जब आप बीजेपी के साथ थे तब आपको कितनी सीटें मिली थी और इस बार उससे ज्यादा मिली है, कम मिली है? उस समय 8 सीटें मिली थी। इस बार 18। अच्छा। आप समझ सकते हैं कि दुगुना से भी ज्यादा सीटें मिली। तो ये लड़ाई 8 से 18 तक पहुंचने की थी या बात कुछ और थी? नहीं, बात देखिए, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हमारी बात ओम माथुर जी से हुई। ओम माथुर जी लीवा के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वहाँ बात तय हुई तो उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा, देखिए, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना चाहते हैं, गरीबों का इलाज फ्री में चाहते हैं, हम घरेलू बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ये तो बहुत आसान काम है, हम कर देंगे, आप तैयारी करो। हमने कहा, नहीं, सोच लीजिए। कहा, नहीं, एकदम हम गारंटी के साथ कर देंगे। हमको भी विश्वास हुआ, भरोसा हुआ कि भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं इनकी बात में दम है। मैं पूरी ताकत के साथ पूर्वांचल में उस समय में था और समझिए कि 130 सीटों पर 12 से 22% वोट अकेले राजभर का है। अच्छा। हमने पूरी ताकत के साथ इस वोट को भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कराया। आपने कहा वो सरकार तो कह रही हमने आरक्षण को छुआ भी नहीं, आप कह रहे आरक्षण खत्म कर रही है। छुआ नहीं। इन्होंने रेलवे को प्राइवेट में किया। क्या प्राइवेट में आरक्षण है? ये ऐसा स्वीट पॉइजन दे रहे हैं कि किसी को पता भी न लगे, आरक्षण भी खत्म हो जाए। इन्होंने कहा था महंगाई कम करने के लिए, आप उठा के देखिए, 400 का सिलेंडर 1000 कर दिया, 50 रुपए सरसों का तेल 200 कर दिया, 55 रुपए अरहर दाल 125 कर दिया, 60 रुपए का पेट्रोल 100 कर दिया और 50,000 की मोटरसाइकिल 90,000 कर दिया। 5 रुपए का प्लेटफार्म टिकट 50 रुपए में कर दिया। और जो ये नारा देते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीबों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिए। और तो रेलवे में जो जनरल कोच लगती थी, चालू डब्बा, वो के हटा दिए कि गरीब मर जाएं। ये गरीबों को बर्बाद करने में अटल जी कहते थे, अगर फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, स्वास्थ्य फ्री दो, इनको फ्री में भोजन मत दो, राशन मत दो, ये अटल जी कहा करते थे। लेकिन अटल जी की भी बात योगी जी, मोदी जी नहीं मानते हैं। राजभर जी, अब सवाल ये कि गठबंधन की शर्त क्या है? बीजेपी को सत्ता से हटाना है या सामाजिक न्याय की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसको पाना है? दोनों चीजें। दोनों हमारा मुद्दा है। जब मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को नहीं माना तो मैंने रिजाइन दे दिया। अच्छा। रिजाइन देने के बाद उसी दिन मैंने शपथ ली
हम भोलेनाथ जी के पुजारी हैं। हमने उसी दिन कहा कि बताओ भोलेनाथ जी क्या करें, कह रिजाइन दे दो। हमने कहा अगला कदम क्या होगा? उन्होंने कहा कि पहला तुम्हारा काम होगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। हमने कहा उसके बाद क्या मुद्दों पे बात करना होगा तुझे, क्योंकि अब आपको आश्चर्य होगा, भोलेनाथ ने बता दिया, आश्चर्य होगा कि जब मैंने पार्टी बनाई, जब मैं गया बनारस के नया मंदिर बना है भोलेनाथ जी का, मैं उसमें गया, मैं जा करके मैंने उनसे कहा, मंदिर में जाके मैंने माथा टेका और मैंने कहा है भोलेनाथ, दुनिया के लोग तेरे दरबार में आते हैं अपने लिए, और ये ओम प्रकाश राजभर अपने लिए नहीं, उस गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित के लिए आया हूँ, उसको अधिकार दिलाने के लिए। तो वो मंदिर से आवाज आती है कि यार नालायक, तू मेरे दरवाजे पे क्या माथा टेक रहे हो, जाओ जहाँ तेरा बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ बैठी है उसके यहाँ माथा टेक दो, तेरा कार्रवाई आगे बढ़ेगा, तुम मंजिल पे पहुँचोगे, उनको हिस्सा दिलाओगे। मैं वहाँ से निकला और चल दिया, वही काम शुरू किया 14 साल। अच्छा, उस दौरान आपको मनाने की कोशिश हुई अमित शाह जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से, मौर्य जी की तरफ से? बहुत कोशिश किया। तो हम मुद्दे पड़े रहे कि आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कर दो, या आप एक गरीबों का बिजली का बिल ही माफ कर दो, कोई काम तो करो, एक काम करो। इन लोगों ने कहा कि नहीं, आप मंत्री हो, मंत्री बन के रहो, अपना चुपचाप मार के रहो, बोलो मत। अच्छा, माहौल बिगड़ रहा है, हमके माहौल आपका बिगड़े चाहे बने, हम हिस्सेदारी के लिए आए हैं, हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं मुझे कोई रोक दे। उसके बाद मैंने जब देखा कि लोग नहीं करने वाले हैं, अमित शाह ने कहा दिल्ली में कि हम नहीं लागू करेंगे। हमने कहा नहीं करोगे तो इस्तीफा ले लो। मैं 5 सेट टाइप करा करके, सब जिस दिन झगड़ा शुरू हुआ उसी दिन कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करा के इस्तीफा रख लिया था। तुरंत 5 सेट रखा था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, 5 रखा था, थमा दिया निकाल के, पिलो अपना। इस्तीफा देने के बाद मैंने प्रण किया कि सत्ता से बेदखल करना हमारी पहली प्राथमिकता। उसके बाद हम वार्ता अखिलेश जी से शुरू किए। अखिलेश जी से एक एक बिंदु पर हम बात करते रहे लंबे समय तक, 3 साल। हमने कहा कि जातिवार जनगणना, तो कहें कि कैसे संभव है, हमके बिल्कुल संभव है। जब उनको समझाया एग्री हो गए, कुछ दिन के बाद वो एग्री हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि प्रदेश में एक बड़ी डिमांड है कर्मचारियों की, पुरानी पेंशन बहाली की। तो उन्होंने कहा कि बहुत पैसा लगेगा, हमके पैसा जब देश में खर्च हो रहा तो इस पे भी खर्च करो। लेकिन पेंशन व्यवस्था तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में खत्म हुई थी। नहीं, अब जो हुआ वो हुआ। हमारी जो डिमांड थी, हमने भारतीय जनता पार्टी में कहा कि पुरानी पेंशन का मामला उनके यहाँ भी रखा था, लेकिन वो नहीं किए, तो मैंने इनके सामने रखा। इन्होंने जब वार्ता के दौरान तो इन्होंने ये तैयार हो गए। अच्छा, ये हमारे साथ एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए तैयार हो गए। जब बिजली बिल माफी के सवाल पे, गरीबों के बिजली का बिल माफी हो, तो बातचीत होते होते 300 यूनिट पर ये भी तैयार हो गए कि 300 यूनिट हम माफ करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी कहती है कि जो चाचा को सिर्फ 1 सीट दे, पहले तो चाचा को बाहर ही कर दिया, अब चाचा को 1 सीट दी है, वो भी अपने सिंबल पर दी है। अपर्णा यादव भी छोड़कर चली गई हैं, तो वो ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? जीतने दीजिए चुनाव, उसके बाद देखिए क्या होगा। देखिए, शिवपाल जी ने खुद कहा कि या तो विलय करा लो या तो अपने सिंबल पे लड़ा दो। ये शिवपाल जी की डिमांड है, ना कि अखिलेश की डिमांड है। अच्छा, उनकी डिमांड है। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात की है कि अपर्णा यादव गई, खिचड़ी नहीं पहुंचाए उनके भैया, तो नाराज हो गई, तो खिचड़ी लेने वो चली गई मायके। अच्छा, अब देखिएगा, आपको 10 मार्च को 10 बजे जब योगी जी की विदाई हो जाएगी, गाना बज जाएगा कि चल सन्यासी मंदिर में, तो अपर्णा यादव कहेंगे कि अब हमारी खिचड़ी बानो, अब हम चले अपने ससुराल। 10 मार्च को देख लीजिएगा, फिर वापस आ जाएंगे वो भाई। कोई मायके में रहा है आज तक? हर पत्नी अपने ससुराल रहती है। वो तो गुस्सा के खिचड़ी नहीं पहुंचाए, वहाँ लेने गई है और अकेले गई है, 1 वोट लेकर के, कोई असर नहीं। अच्छा, अकेले सिर्फ 1 वोट। 1 वोट। कैराना और पलायन का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया है। नहीं, 1585 का मुद्दा छिड़ गया है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो रही है। वो तो 80-20 कह रहे हैं। नहीं, 1585। जब पिछड़ों की बात आती है, आपने देखा जब स्वर्गीय वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, यही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस किया था। यही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के दुश्मन है। ये भारतीय जनता पार्टी, अगर ये पिछड़ों की हित ऐसी होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में इन्होंने 27% पिछड़ों का हिस्सा, 22.5% दलितों का हिस्सा क्यों लूटा? क्यों लूटा? जब पिछड़ों के हक की बात आती है तो क्यों भागते हैं? ये हमेशा
वंचित पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाले लोग हैं। ये वो चुनाव का टाइम आता है, ये नफरत की राजनीति करते हैं। ये धर्म का चश्मा पहन लेते हैं और नफरत की राजनीति बोलते हैं। हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा भारत पाकिस्तान बोलते हैं। सेना पर, शहादत पर, इस पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। आप बताओ, सेना के नाम पर, शहादत के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगा कि नहीं मांगा? 2019 के चुनाव में शहादत के नाम पर और सेना के नाम पर वोट मांगा कि नहीं मांगा? वो करें तो रासलीला, हम बात करें तो करैक्टर ढीला। ये कहाँ का खेल है? तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है कि नहीं? देखिए, पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी का वो का नाम है, रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार है। बिरयानी खाने मोदी जी गए, नवाज शरीफ की पत्नी का पैर पकड़े, साल भेंट किए और वहाँ चाय पिए, बिरयानी खाए। आडवाणी जी गए जिन्ना पे, मजार पर चादर चढ़ा के चले आए। उसके बाद आप देखिए, वही जो है आपके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं और वहाँ बिरयानी खाने के लिए दोस्ती तनी तगड़ा है। अच्छा, हमारी ये बातचीत कैराना से शुरू हुई थी। मैं दरअसल कैराना गया था, वहाँ मैंने कई दुकानदारों से, व्यापारियों से बातचीत की, तो बहुत सारे व्यापारियों ने कहा कि देखिए, पहले डर का माहौल तो था। पहले हम शाम को 6 बजे दुकान बंद कर दिया करते थे, अब रात को 10 बजे भी अगर हम 2 लाख रुपया लेके घर जा रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, ये वो लोग बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग। अरे उसमें कई मुस्लिम व्यापारी थे भाई। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के डर बोल रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, आप बताओ, मिर्जापुर में पत्रकार ने खाली मिड डे मील योजना में इतना कह दिया कि नमक रोटी खिलाई जा रही है, जेल भेज दिया। कोई अधिकारी सही बात बोल दिया, जेल भेज दिया। हाथरस की बेटी के साथ न्याय दिलाने के लिए कोई भी नेता गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई, कोई पत्रकार गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने हिटलर शाही रवैया अपना लिया है। इनके डर से लोग बोलते हैं। अभी आप यहीं खड़ा होकर पूछिएगा ना, तो कहेगा कि नहीं नहीं भैया, हम भाजपा को देंगे, और फिर उधर जाकर के कहेगा कि भाजपा को बर्बाद करेंगे। ये हालत है प्रदेश में। डर है, डर है। सरकार तो कह रही है कि बदमाश माफिया डरे हुए हैं, आम लोग जो है वो सब, कोई दिक्कत नहीं है। बदमाश माफिया तो भाजपा में है, जितने गुंडा माफिया मवाली लुटेरा बलात्कारी सब भाजपा में है। तो फिर ये मुख्तार और अतीक क्या है? देखिए, ब्रिजेश सिंह क्या है, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह क्या है, अभय सिंह क्या है? खाली अतीक और तो बीजेपी में कहाँ है वो लोग? नहीं, बीजेपी में है तो क्या माफिया की कोई जाति होती है, कोई धर्म होता है? यही बात तो हम कह रहे हैं आपसे। फिर अतीक और मुख्तार क्या है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। क्या धनंजय सिंह है, मुख्तार, ये ब्रिजेश सिंह है, हाँ। ये लोग क्या हैं? अच्छा, मुख्तार से फिर आप जेल में मिलने कहे गए? क्यों नहीं जाऊंगा, मेरा संबंध है। अच्छा। मैं तो मिलने जाता हूँ ब्रिजेश सिंह से भी, हाँ। मैं मिलता हूँ धनंजय सिंह से भी, हाँ। अभय सिंह से मिलता हूँ, राजा भैया से मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ। मुख्तार को टिकट दे रहे हैं क्या आप? अभी हमसे टिकट मांगे नहीं तो देंगे कहाँ से? अच्छा, निर्दलीय लड़ेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे? अरे वो खुदा 20 साल से जेल में रह के जीत रहा है, हाँ। किसी की जरूरत नहीं है उसको। पश्चिमी यूपी में कितनी सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी और आरएलडी? लखनऊ आते आते 200 पार लखनऊ आते आते 200 पार। अच्छा, भाजपा यही से परेशान। लखनऊ में चुनाव होने से पहले जहाँ जहाँ चुनाव होगा 200 सीट पार कर जाएंगे। लखनऊ चौथे चरण का चुनाव है, लखनऊ जोन। तो ऐसे तो 400 पार कर जाएंगे। मैं बता तो रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, चुनाव चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, देख लीजिएगा ना। लखनऊ आते आते चौथे चरण के चुनाव तक हम 200 पार। यही से भाजपा परेशान कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 400 सीट हम पार कर जाएंगे, तो ये अति आत्मविश्वास है या आत्मविश्वास है, क्या है भाई? 400 सीट जो कभी नहीं हुआ कैसे होगा? नहीं, देखिए, मैं उनकी रथ यात्रा में साथ था। हाँ। मैं उनकी रैलियों में, कई रैलियों में साथ था। हाँ। जो भीड़ का क्राउड है, हाँ। जो उनको मैसेज जा रहा है, तो उनको भरोसा है हाँ। कि हम 400 सीट जीत सकते हैं। हाँ। उनको भरोसा है। राजभर को फिल्में देखना पसंद है? हाँ हाँ? हाँ, पहली फिल्म देखा था शोले। अच्छा, हाँ। वहीं से शोले जग गए आपके भीतर? एकदम, हाँ? जब हमने शोले फिल्म देखा हाँ। तो 5 बार देखा था। अच्छा, और उसमें से हमने बहुत कुछ सीखा। क्या? उसमें का जो एक हीरो था, हाँ। गब्बर सिंह, हाँ। तो गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था हाँ। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर हाँ। जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। हाँ। उससे मैंने सीखा। हाँ। तो जब मैं राजनीति में आया, हाँ। तो मैंने भी मन बनाया हाँ। कि शोले का बाप बनूंगा, शोले का बाप बनूंगा और कहूंगा उत्तर प्रदेश में अपने विरोधी के लिए यहां से 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कांग्रेस,
जब नाम सुनेंगे राजनीति की शुरुआत तो उनको डर लगेगा कहीं ओम प्रकाश राजभर न आ जाए। अच्छा, खेती वाली बात से एक बात याद आई, बजट पेश हुआ है, बजट में कुछ अच्छा है? देखिए, ये बजट भारतीय जनता पार्टी एक हताशा और निराशा का बजट है। इसमें रोजगार देने का बजट नहीं है, किसानों के हित का बजट नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देने का बजट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने का बजट है। चुनाव में खाली सिर्फ दिखाने का ये बजट है। इससे प्रदेशवासियों को कोई लाभ नहीं है। खत्म करते करते शोले का कोई डायलॉग। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? कितने विधायक होंगे? 7 तारीख को बताऊंगा। 7 तारीख को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी, आपने समय निकाला, सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आपकी जो नीतियां हैं जो लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं उस पर भी आप खुलकर बोले। सरकार से जिन मुद्दों को लेकर नाराजगी थी, जिन मुद्दों को लेकर अलग हुए, उस पर भी आपने अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया नेताजी रोड शो में शामिल होने के लिए। अब यहाँ से मैं और मेरे कैमरा सहयोगी जगदीश कहीं और चलेंगे, किसी और नेताजी को पकड़ेंगे और सुनाएंगे आपको उनके मन की बात। नमस्कार।